अब एक बहुत अच्छा समय आया तो मैंने अशोक त्रिपाठी जी को, जो इस विषय पे स्वदेशी में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप गोपाष्टमी पर एक कार्यक्रम को प्रारंभ कर दीजिए। और वो कार्यक्रम है किसान गौ संवर्धन करे गौ पालन के द्वारा, क्योंकि गौशालाओं से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। मैं शिवराज जी को भी कहती थी, मैंने मोहन जी को भी कहा, गाय तब बचेगी जब किसान उसको पालने की सामर्थ्य रखेगा, वो इच्छा रखेगा। इच्छा किसान की होनी चाहिए, सामर्थ्य सरकार प्रदान करे उसको, तो गाय से उसका परिवार भी चलेगा और जो गौ वंश पर आधारित खेती है वो स्वास्थ्यप्रद भी मानी जाने लगी है। इसी प्रकार से गंगा का कार्य बिल्कुल अंतिम सोपान पर है। जो कार्यक्रम 2014 से 2016 तक 2 साल गंगा जी मेरे पास में थी, फिर स्वतंत्र अथॉरिटी हो गई थी उनकी। उस समय जो कार्यक्रम मैंने बनाया था, अंत में सरकार उसी ट्रैक पे ले आई, क्योंकि कोरोना काल में बहुत हानि हो गई थी निर्माण कार्यों को, तो उसकी रीबजटिंग हुई है सारे कार्यों को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाहर से लोन लेकर के हमारी सरकार उसको करती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो गया कि गौ और गंगा को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। और वो कैसे जुड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। गंगा और नर्मदा जुड़ेगी, गौ और गंगा जुड़ेगी। आपको याद हो, आप में से कुछ लोग तो उसमें छोटे होंगे, मैंने 2003 की अपनी कैंपेनिंग में यही कहा था कि मध्य प्रदेश के लिए गाय के दूध की धारा और नर्मदा के जल की धारा पर्याप्त होगी विकास के लिए। वो बात फिर लौटी है कि गाय के दोनों तरफ गाय के गौ आधारित कृषि शुरू हो, गौवंश पर आधारित, नर्मदा जी के दोनों तरफ। और इस बात के लिए मेरा कृषि मंत्रालय से MOU साइन हुआ था 2015 में कि जितने कृषि विज्ञान केंद्र गंगा किनारे के हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक, उसमें ऑर्गेनिक यानी गौवंश पर आधारित प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे दी जाए किसानों को, और उनको मार्केटिंग मिल जाए, उनको रूट मिल जाए मार्केट के लिए, और उनके प्रोडक्ट को सरकार बहुत सब्सिडी दे। तो इससे ये होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र गंगा जी में जाता है वो नहीं जाएगा फिर। तो ये सब तैयारियां पहले से थी। अब मुझे लगता है कि उनको एक पैकेज में करने का समय आ गया। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर मुकाम आ गया। तो गोपाष्टमी को हम गौ संवर्धन अभियान का प्रारंभ करेंगे और किसान इसको आगे चलाएंगे 1.5 साल तक, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले ही इसमें आगे आ चुका है। मध्य प्रदेश ने पहले ही इसमें बहुत प्रगति कर ली है। इसी प्रकार से 29 तारीख को गोपाष्टमी पर गौ का कार्यक्रम है। उसमें मैंने उन किसानों को आमंत्रित किया है जो गौवंश पर आधारित खेती कर रहे हैं, और अब वो इस बात को फैलाव मिले और बढ़ावा मिले, तो अशोक त्रिपाठी जी जैसे जानकार और इसके प्रति समर्पित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो इसलिए मैंने ये दायित्व अशोक जी को सौंप दिया है। इसी प्रकार से गंगा जी का जो कार्य है, अब उसका समय आ गया है। 50 करोड़ लोग स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर गए हैं। क्या उन 50 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि वो गंगा की निर्मलता करके जाएं एक दिन, किसी एक दिन? तो उनका आह्वान गंगा के किनारे से होगा 4 नवंबर को। कि उस दिन आने की जरूरत नहीं है, उस दिन सीमित लोग आएंगे, हर राज्य से बुलाने वाली हूँ। जितने विभिन्न भाषाई राज्य हैं वो सब आएंगे, थोड़े 50-50, 40-40 लोग, और गंगा किनारे के भी सारे राज्य आएंगे। और उनको मैं एक ही आह्वान करूँगी कि अपने अपने भाषाओं में सबको आमंत्रित कर दीजिए कि वो यहाँ से स्नान करके मोक्ष ले गए हैं, तो कोई एक दिन अपनी ज़िंदगी का निकाल लें 1-2 साल के अंदर, जिसमें वो एक दिन पूरा गंगा के किनारे सफाई का अभियान चला के जाएँ। और राज्य के समूह के समूह आएँ, क्षेत्रों के समूह के समूह आएँ, नगरों के समूह के समूह आएँ, और वो आकर के निर्मलता का काम करें। बाकी अविरलता और निरंतरता ये तो सरकारी काम है, सरकार की नीति है। इस पर सरकार को नीति तय करनी पड़ेगी। IIT कंसोर्टियम की रिपोर्ट, जो 7 IIT हमने गठित किए थे, उनकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है कि गंगा की धारा में कितना जल रहने पर ही गंगा अविरल रहेगी तो निर्मल रहेगी, तो कितनी अविरल रहेगी, कितना जल होना चाहिए। तो इसलिए प्रयाग में एक प्रकार से इस अभियान का ये दूसरे फेज़ का समारोप होगा। अब हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार अपनी तरफ से, केंद्र की सरकार कार्यक्रम को समग्रता की ओर ले जाए। इसके लिए वो तत्पर भी हैं हमारी सरकार। और यहाँ मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन में मध्य प्रदेश बहुत आगे चला गया है, और अब और आगे जाए, लेकिन थोड़ा संशोधित रूप में जाए, और ये तय करे कि गौचर बनवाने हैं, नए गौचर, और उन गौचरों में पानी का प्रबंधन करवाना है मनरेगा से, बहुत कम पैसे में पत्थर डाल के, ताकि गाय के खुर फंसे न कीचड़ में।
और गाय को पालने के लिए अब नई ज़मीन देनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों के घर के आसपास ज़मीनें बची नहीं हैं। तो ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें पड़ी होती हैं वहाँ एक किसान को गाय की संख्या के अनुरूप टीन शेड बनाने, टीन उसी को बनाना होगा, टीन शेड। किसान को जगह मिल जाएगी कि आप यहाँ रखिए गाय को, घर में नहीं रख सकते। और जो पंचायत को राशि जा रही है उसमें से गौ पालकों को ईयर मार्क करके कि इतनी गाय पे इतना एक गौ पालक मतलब चरवाहा लगेगा जो सुबह से गाय को ले जाएगा, जो पुरानी परंपरा थी, गाय शाम को वापस लौटेगी, उस हिसाब से उनको राशि दी जाए महीने भर की कितनी और कितने गौ पालकों को। मान लीजिए 3 गौ पालक है तो 30,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना उनको मिला करें, ऐसे बच रही गाय। तो ऐसे इसी प्रकार से जो लाडली बहना योजना है, आज ही मेरी गौपालन पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा और अशोक जी का भी प्रस्ताव था, सब लाडली बहनाओं को 2-2 गायें दी जाए कि वो जो 1500 रुपये की राशि उनको मिलेगी, उस राशि से ये 2 गौ का पालन करिए और आपकी राशि 5 से 7,000 रुपये महीना हो जाएगी आपकी इनकम उससे। तो उससे तो उल्टा आप सरकार को ही देने की स्थिति में आ जाओगी। ऐसी स्थिति उनकी बनानी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के और गांव में रह रहे हैं और अधिकतर किसान परिवार के हैं, उनको उसके साथ गौ पालन की एक अनिवार्यता सी करनी पड़ेगी और उनकी सुविधाएं देखनी पड़ेंगी इतनी जितनी मैंने आपको कही है, गौचरों की और गौ पालन के लिए जगह की और उसके लिए मार्केट की। फिर जो गौवंश के उत्सर्ज से जो मार्केट बन सकता है उसके एक मार्केट की, ये 3 व्यवस्थाएं अगर हो जाएंगी तो गाय बोझ रहेगी ही नहीं और तभी अपने आप स्वाभाविक नैसर्गिक भाव से गौ हत्या बंद हो जाएगी। नेचर, जैसे मैंने कहा था, नैसर्गिक भाव से शराबबंदी करनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए कि लोग शराब पी ना पाएं, उनके घर के लोग पकड़ लें, मोहल्ले के लोग पकड़ लें, दुकानें ऐसी हो जाएं कि वो बेच ही ना पाएं ज़्यादा ठीक से, तो सब ठीक हो जाएगा। आप उनको प्रोत्साहित करोगे, बढ़ावा दोगे तो फिर यही होना है। तो इसलिए जो शराब में होना है वही गऊ में होना है। आपको समाज को तैयार करना है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को तैयार करना है। मेरा यही मानना है। मैं शिवराज जी को भी कहती थी कि भैया तुम जो गांव-गांव में गौशालाएं खुलवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? जिले में एक गौशाला रखो और वो बहुत बड़ी मात्रा में उसकी ज़मीन हो और वहाँ जितनी बीमार, घायल, अपंग, अपाहिज गायें हों, अनाथ, उनको भर रखो। वहाँ वेटनरी का हॉस्पिटल रखो बहुत बड़ा, नंबर गाड़ियों के नंबर से गाड़ी चलाओ, एम्बुलेंस टू पिक देम अप, जो घायल होकर पड़ी हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट करो और किसानों को गोद दो, लाडली बहनाओं को गोद दो, उनकी गोद में दे देनी चाहिए वो कि आप इसका पालन करिए अगर वो दूध देने योग्य है। नहीं है तो किसी किसान को दीजिए कि उसका गोबर और उसके जो अन्य उत्सर्जन जैसे मूत्र वगैरह, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपकी खेती के काम आएगा। तो ऐसे हम करेंगे तो हम गाय को बचा लेंगे। तो मैंने मोहन जी से अपेक्षा की है, योगी जी ने तो उसकी शुरुआत भी कर दी। और आपकी जानकारी में मैं एक बात डालना चाहती हूँ, तो लंबा हो जाएगा प्रसंग, जितना बने उतना दिखा देना, कि जो गल्फ कंट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने एक कोष इकट्ठा किया है और वो कोष आ रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय को, और वो कोष का एक प्रकोष्ठ बना हुआ है मंत्रालय में, उसका इंचार्ज एक जॉइंट सेक्रेटरी है। तो वो गौशालाओं के लिए, गौ पालन के लिए पैसे दे रहा है 20 करोड़ पर गौशाला, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं कि एनजीओ कैसा हो, सरकार का दखल कितना हो, बायोगैस भी उनको बनानी होगी उसमें, क्या ऐसी स्थितियाँ उस जगह की हैं और जगह कितनी हो। उसमें योगी ने 20 गौशालाएँ ले ली थी और वो बहुत ठीक से चली, जिसमें दो को तो मैंने ही ललितपुर और झांसी में सांसद विकास निधि से पहले ही पैसा दे दिया था। 1 साल की पूरी सांसद विकास निधि करीब 5 करोड़ थी, तो मैंने दोनों जिलों को दे दी थी, ललितपुर और उनको। फिर वो शुरुआत हुई, किसानों की भागीदारी हुई और वो अपने आप में मॉडल गौशालाएँ बनी और उसका प्रेजेंटेशन हुआ फिर लखनऊ में, सब डीएम को दिखाया गया। डीएम ने बहुत अच्छा काम किया था दोनों जिलों के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें आपका सहयोग मिले। मुझे 2-3 बातों से अड़चन आ जाती है। राजनीति में हाशिए पे पड़ी उमा भारती, नो, मैं राजनीति में हाशिए पे इतनी भी नहीं हूँ। मेरी खुद की इच्छा है कि मैं इस काम को करूँ और सरकार का सहयोग करूँ और सरकार का सहयोग लूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि सरकार के रुख से कोई अड़चन आ रही है तो मैं सार्वजनिक बोलूँगी, नहीं मैं अकेले। आपको लगता होगा कि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं अकेले में बहुत कस के बोलती हूँ और अधिकतर ऐसी बात होती है कि बात माननी पड़ती है। तो इसलिए अब गंगा के बारे में कार्यक्रम है 4 नवंबर कार्तिक चतुर्दशी है, जब कार्तिक स्वामी ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। वो दिन देव दीपावली के रूप में बनारस में मनाया जाता है। तो प्रयाग में भीड़ नहीं होती उस दिन। मेरे को चाहिए था कि भीड़ ना हो उस दिन, जो लोग हों वो इसी के लिए आए हों।
तो जितने भी आए, थोड़ी मैंने बुलाई ही कम है, क्योंकि व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती है। हम कोई सरकारी प्रबंधन से तो करेंगे नहीं, हम तो करेंगे निजी प्रबंधन से, और निजी प्रबंधन में भी जो माता बेटी बाई जी के नाम पे हमने बनाया हुआ है उसका कोई संग्रह ही नहीं है। तो हमने तो लोगों को ही कहा है कि श्रद्धा से आइए अपनी, तो वहाँ भी ऐसे होना है, लगभग यहाँ भी ऐसे ही होना है। तो इसी प्रकार से और गौ पर इनके हवाले है। मैंने कहा 1.5 साल में क्रांति ही हो जाए मध्य प्रदेश में, और उसमें जो जो आवश्यकताएं हमें सरकार से हैं वो हम सरकार को कहेंगे। तो इसमें मुझे आपका सहयोग इतने चाहिए, जो आपने मुझे शराबबंदी के समय बहुत अच्छा सहयोग आपका रहा था, इसमें ठीक से रहे। और फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। अब तो मैं लगभग 2.5 साल हो जाएंगे चुनाव को। पहले कहा था कि कहीं से भी लड़ूंगी, अब आप झांसी कह रहे हैं। हाँ, मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यहीं है। मध्य प्रदेश में भी है आप? मध्य प्रदेश मेरे दिल में तो पूरा आप भी हो, पूरा हिंदुस्तान मेरे दिल में है, पूरी दुनिया ही है। बस बातचीत शुरू हो गई, सवाल जवाब शुरू हो गए। मैं ध्यान लगा के कभी बैठूं, मैं ध्यान लगाती कम हूँ, क्योंकि ध्यान लगाने में मुझे दुनिया भर की बातें याद आने लग जाती हैं। तो मैं तो भगवान नाम जप करूँगी या गंगा स्नान करूँगी या मत्था टेकूँगी। तो मैं जब अगर मान लो बैठूँ कि किससे बदला लेना, किसको ठीक करना है, तो कोई याद ही नहीं आता, मन में द्वेष ही नहीं आता, प्यार ही आता है सबके लिए, सारे चर के लिए। और सारे भेद मिट जाएंगे, देशों की सीमाएं मिट जाएंगी, मन से कुछ बचता ही नहीं। तो मैं उस जोन में जाने नहीं चाहती हूँ, डरती हूँ उधर जाने से। झांसी मैडम, झांसी झांसी से ही मेरी झांसी है मेरी। मैं झांसी से एक प्रकार से आपको पता नहीं है, आप छोटे हो, झांसी और खजुराहो से डबल सीट से सांसद रही हूँ जब राजेंद्र जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो राजेंद्र अग्निहोत्री जी, और वो हार गए जब मैंने वहाँ से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। तो क्योंकि वो मुझे कहते, और हमीरपुर भी उसमें शामिल रहता था, झांसी हमीरपुर बांदा ये क्लब्ड हो जाती थी। और उनको मैं पापा कहती थी राजेंद्र जी को, उनकी तो पूरी सीट ही मैं संभालती थी, बेटा तुम यहाँ चले जाना, बेटा तुम वहाँ चले जाना। और मुझे अपनी लोकसभा सीट पे जाने के लिए झांसी में से निकलना पड़ता था, झांसी जिले से या ललितपुर जिले से। आप कभी देखना नक्शा यूपी और एमपी का गुथा हुआ है, तो वो टीकमगढ़ रिजर्व हो गई है ना, नहीं तो वो टीकमगढ़ बोलती है अब। तो अब उसके बाद झांसी आ गई है, इसलिए बाकी मेरी और किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है वहाँ के लिए। और अनुराग जो वहाँ से सांसद हैं, मैंने दोनों बार चुनाव में उनके लिए यही कहा कि ये मैं नहीं अनुराग लड़ रहे, अनुराग नहीं मैं लड़ रही हूँ। अब मैं बोलने वाली हूँ कि मैं ही लड़ रही हूँ, ठीक है। हाँ दीदी, 2 सवाल है मेरा। हाँ, एक तो ये कि आपने गौवंश संवर्धन की बात करी कि किसानों को दिया जाए, लेकिन जो हाईवेज पे गायें हैं, जो आप जाते हैं जब सफ़र करते हैं, खासकर अगर आप इधर राजगढ़ साइड जाएँ या जबलपुर साइड जाएँ, ये जितने बल्क मात्रा में है, सरकार जो है, पिछली सरकार या वर्तमान सरकार गौशाला और गौ संवर्धन के लिए इतने पैसे खर्च कर रही है, तो इसका सलूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आप इसके लिए क्या करेंगी? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने गंगा सफाई की बात करी, मोरलेस 11 साल हो गए केंद्र सरकार को, जहाँ से गंगा निकलती हैं, अगर हम बंगाल को छोड़ दें तो बीच के जितने भी राज्य हैं, कई सालों से बीजेपी की वहाँ पे सत्ता में है, तो गंगा की सफाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही? क्या मतलब ऐसा कहाँ अड़चन आ रहा है? आपने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत सार्थक। पहला है कि जिन रोडों की हमने नकल की है, और ये 4 लेन और 6 लेन हमने बनाए हैं, नकल मतलब हमने सीखा है, वो इंग्लैंड के मोटरवे और अमेरिका के फ्रीवे हैं। तो उनका एक नियम है कि वो दोनों तरफ फेंसिंग करते हैं खेतों की, तो वहाँ तो बिल्ली तक नहीं आ सकती रोड पर, गाय तो आप छोड़ दीजिए, मतलब गिलहरी वहाँ होती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फेंसिंग बजट का हिस्सा है उनके, कि उनका वहाँ खेती बहुत है ना, अमेरिका में भूभाग बहुत बड़ा है, और इंग्लैंड के बाहर आप निकलो तो खेती खेती है, तो वो लंदन के बाहर सॉरी, तो वो फेंसिंग अनिवार्य हिस्सा है रोड के निर्माण का। और इतनी थिक फेंसिंग होती है कि बहुत छोटा पतला जानवर निकल पावे तो निकल पावे। यहाँ पर भी उस नियम का पालन होना चाहिए कि थिक फेंसिंग की जाए दोनों तरफ रोड के, तो जानवर आएगा ही नहीं। इसमें बिल्कुल राज्य सरकार का काम नहीं है, इसमें बिल्कुल किसानों का काम नहीं है। ये मैंने नितिन जी से कहा है, और नितिन जी ने कहा है कि हाँ हम इसको करते हैं, प्रोविज़न हैं इसके। लेकिन पेट्रोल पंप में मैंने देखा
कि पेट्रोल पंप चालू कर देंगे और बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट ही नहीं होंगी और कोई देखता ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखता। इसी प्रकार से रोड का होता है। रोड के लिए सर्विस रोड बहुत ज़रूरी है इन रोडों के लिए, उसका बजट का हिस्सा है वो, और फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं फिर से नितिन जी को कहूँगा, नितिन जी बहुत ही इस मामले में महारथी हैं विकास के मामले में। मैं उनको कई बार रिमाइंडर दी हूँ और फिर उनको कहूँगी, उन्होंने किया भी है। मैंने कई जगह पे फेंसिंग देख ली है कि फेंसिंग है, और फेंसिंग महंगी नहीं होती, आपको बताऊँ। फेंसिंग बहुत सस्ती होती है, वो कांटे की, वो लोहेदार बाड़ होती है ना, उसकी लोहे की बाड़ होती है, और उसकी थिकनेस बढ़ा दो बस और फेंसिंग कर दो आप, तो कोई जानवर आएगा ही नहीं रोड पे। यहाँ तो इतने गाय मरी मिलती है, बाप रे। और ट्रक वाला क्या करेगा, बस वाला क्या करेगा, या तो खुद मरेगा या गाय को बचाएगा। रात में कई बार दिखती भी नहीं है तेज़ रोशनी की चकाचौंध में। इसलिए फेंसिंग करनी पड़ेगी अनिवार्य, कि आप रोड बना नहीं सकते, और फेंसिंग को बजट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और जब इंस्पेक्शन होगा, फाइनल सर्टिफिकेट देने से पहले, ठेकेदार के लास्ट पेमेंट से पहले, उसमें सर्विस रोड के लिए श्योरिटी करनी पड़ेगी और साथ में फेंसिंग के लिए श्योरिटी करनी पड़ेगी। और दूसरा, हाँ, गंगा, मैंने कभी भी गंगा सफाई शब्द का प्रयोग नहीं किया ऑफिशियल लैंग्वेज में। मैंने हमेशा कहा कि हम पापी हैं जो हमने उसको गंदा किया, हमने अपनी गंदगी उसमें डाली है। और 2 साल में जो हमने प्लानिंग बनाई थी वो निर्मलता की और अविरलता की दोनों की बनाई है। उस प्लानिंग को लागू होने में पहले ही 2 साल लग गए थे, क्योंकि गंगा मंत्रालय था ही नहीं। उसका नोटिफिकेशन हुआ था अक्टूबर 2014 में, और उसका कैबिनेट EFC नोट बन गया था 2015 जनवरी में, और उसका कैबिनेट अप्रूवल हो गया था 2015 मई में। और फिर उसकी प्लानिंग बननी शुरू हुई थी, DPR वगैरह और सब बनना शुरू हुआ था 2016 अगस्त सितंबर में लॉन्चिंग हो गई थी पूरे देश में। और उसके ही कुछ महीनों के बाद गंगा पहले स्वतंत्र अथॉरिटी हो गई, फिर मेरे मंत्रालय में परिवर्तन हो गया। तो इसलिए उन 2 सालों में जो काम हुआ है उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी को इतना प्रिय लगा था वो काम कि उन्होंने 20,000 करोड़ की सेंटर सेक्टर्ड फंडिंग की थी। ये बहुत कम स्कीम होती हैं जो सेंटर सेक्टर्ड हो, जैसे केन बेतवा सेंटर सेक्टर्ड है। सेंटर सेक्टर्ड का मतलब है कि राज्य को अपना हिस्सा देना ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, जब हमने EFC नोट का प्रेजेंटेशन किया था, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने जो हमारा नोट अप्रूव किया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा था, गोमा जी आप ये बताइए, उसमें सारे मंत्रालय बैठते हैं और कंसर्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी बैठते हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा था, गोमा जी आप ये बताइए कि गंगा के कार्यक्रम में गैप 1 में इतनी देर क्यों हुई। गैप 1 मतलब 84 में राजीव गांधी ने शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान 1, और 2009 में शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान 2। तो गैप 1 गैप 2, तो इसमें डिले क्यों हुआ इतना। तो मैंने उनको कहा था डिले का कारण है कि हम राज्यांश की मांग करते हैं और राज्य अपना अंश देने में देर करते हैं, तो हमारा अंश पहुंचने में देरी होती है। तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने, जो वहाँ बैठे हुए थे प्रिंसिपल, जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, उनको कहा कि हम गंगा को सेंटर सेक्टर बनाना चाहते हैं, गंगा के फंड को, तो आप दोबारा नोट लेके आइए इसका। और 15 दिन में वो नोट पहुँच गया। वो सेक्रेटरी इतने क्विक एंड फास्ट, इतने कमिटेड थे कि उनने तुरंत वो नोट भेजा और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसका अप्रूवल किया। तो अगर प्रधानमंत्री जी की असहमति होती हमारे गंगा एक्शन प्लान से, तो वो उसके लिए 20,000 करोड़ की सेंटर सेक्टर फंडिंग नहीं करते। जैसे हमने केन बेतवा को भी सेंटर सेक्टर करवाया था कि अगर राजवंश मांगा तो हो गया काम, 40 साल लगेंगे बनने में। अगर टाइम लाइन में कंप्लीट करना है तो सेंटर सेक्टर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सेंटर सेक्टर है गंगा प्लान। अब अगर ये सेंटर सेक्टर है तो हमें राज्य का अंश चाहिए ही नहीं है। तो जो चीज़ें अड़चनें आई हैं उनको 2 ही लोग दूर कर सकते थे, या तो प्रधानमंत्री का कार्यालय या मैं, और कोई नहीं कर सकता था। और अब प्रधानमंत्री जी के ही पास में गंगा है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के वो अध्यक्ष हो गए हैं, पहले भी थे, फिर पावर मेरे को डेलीगेट कर दिए थे उनने। तो इसलिए चल रहा है काम, वो पीस मील अप्रोच होती है। इसलिए मेरी बहुत इच्छा है कि बहुत जल्दी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। इससे बहुत अड़चनें आई हैं। ये जो इलेक्शन जीतने का प्रेशर होता है ना, इसमें बहुत सारे कामों में बहुत अड़चन आ जाती है। तो फिर वो पहले कोरोना आ गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है जो चुनाव आयोग लगा देता है चुनाव पे, आचार संहिता, वो आचार ही बना के रख देती है बिल्कुल योजनाओं का। वो इतनी खतरनाक चीज़ है कि बस पूछो ही मत। तो मेरी इच्छा है कि 45 दिन में सब निपटा हो। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पंचायतें सब खत्म करो और निछक के काम करो। चाहे किसी भी पार्टी का राज्य हो, मतलब किसी भी पार्टी किसी राज्य में हो, वो मिल के अपने आप देश के विकास में लग जाएगी। पूरे टाइम चुनाव, 6 महीने बाद चुनाव, 1 साल बाद चुनाव, तो एकदम हाउ सी मची रहती है 5 साल पूरी। तो इसलिए वो हो जाए तो गंगा जैसे कार्यक्रम लेट नहीं होंगे। लेट होने के पीछे ये भी एक कारण बना है। दीदी एक सवाल ये है, हाँ, अल्लाह महिलाओं का तुम बिल्कुल नहीं होने, रुको दो।
हाँ चलो चलो। आपने झांसी का चुनाव किया, भोपाल से भी आप सांसद रही हैं और मुझे लगता है जितना 2003 से आपको कवर किया, ये शहर आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा आपकी पॉलिटिक्स के लिए। प्रदेश की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भोपाल में ही थी आप, तो क्या मध्य प्रदेश से मोहभंग हो रहा है आपका? नहीं, क्या है कि मुझे झांसी की प्रियता के बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण है मेरी जन्मभूमि के करीब होना। मेरी जो गांव है वो टीकमगढ़ लोकसभा में आ गया है, तो मेरी जन्मभूमि के करीब है झांसी। दूसरा, आज जो चीज़ें वहाँ आ गई हैं, डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर ही झांसी बन गया। निर्मला ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी करी, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर में तो कानपुर भी था, चित्रकूट भी था, लेकिन मेरे मतलब विशेष अनुरोध पे योगी जी ने और निर्मला जी ने मिलकर फैसला किया कि झांसी में होगा। झांसी विकास की बाट जो रहा है, अनुराग ने बहुत अच्छा काम किया है। अनुराग को कल से परसों से जो मैंने कहा है, तो अगर अनुराग कह देंगे कि नहीं मैं ही लड़ूंगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने इच्छा व्यक्त कर दी है। बाकी मुझे भोपाल बहुत प्रिय है, मध्य प्रदेश की कैपिटल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स जो टर्निंग पॉइंट होता है ना किसी का, वो खुद व्यक्ति खुद होता है, उसका स्थान नहीं होता है टर्निंग पॉइंट। मोदी ने गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ा है, तो इसीलिए जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो उसके अपने एटीट्यूड होते हैं, उसका अपना व्यवहार होता है, उसकी अपनी एक्सेप्टेंस होती है कि उसकी स्वीकृति कितनी है। और मेरे को लगता है मैं एक समान स्वीकृत हूँ कम से कम 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में। तो इसलिए मैं वैसे तो पूरे देश में हूँ, बल्कि आपको मैं बताऊँ, आप हंसना नहीं, हाँ, मैंने पिछले चुनाव में 2014 के कहा था कि देखो आपको लड़ाना ही, तो मैं कह रही थी कि लड़ाओ मत, गंगा का काम बिगड़ जाएगा और मुझे 5 साल और काम कर लेने दो, जो अब मुझे जाके मैंने ज़बरदस्ती लिया वो 5 साल का समय। मैं तो कन्याकुमारी से लड़ना चाहती थी और उन्होंने कहा कि इधर केरल, इधर तमिल बोलते हैं, उधर मलयालम। मैंने कहा आप मुझे 5-6 महीने का समय है, मैं सीख लूँगी भाषाएँ, थोड़ी बहुत बोलने लग जाऊँगी, फिर पूरी सीख जाऊँगी। तो मेरे दिल में तो वो भी बसा हुआ था, कन्याकुमारी भी बसी हुई थी। मुझे पता नहीं ना बाबा, अब पता है ये सवाल अब आपको उससे पूछना जिसके पास झांसी और मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों, ये इधर वाले भी जवाब नहीं दे पाएंगे बेचारे, उनसे मत पूछना। ये बता दें कि 2003 में जब सरकार आई और जब आप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लेके अभी तक गाय को लेके खूब बात की, बीजेपी ने भी की, कांग्रेस ने भी। आप कितनी खुश हैं कि बीजेपी ने की या कांग्रेस ने कितना काम किया, या गाय को लेके आपका जो दिल बोलता है वो क्या सही है? बहुत सुंदर सवाल किया आप। हाँ, आपका भी सुन ले, हो सकता है इसी प्रकार का हो। जुड़ा हुआ ही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गौ संवर्धन को लेकर आपने कहा कि कुछ संशोधित तरीके से उसको लागू किया जाना चाहिए, जिसमें जन भागीदारी वाली बात आपने की है, और दूसरा लाडली बहनों को भी जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या मुख्यमंत्री जी को आपने ये बात कही है या आने वाले समय में इस बात को आप इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जो बात आपने कही है संशोधन वाली बात, और वो क्या है कि ये तो 1966 से चल रहा है। 1966 में सबसे पहले गौ हत्या बंद करो आंदोलन करपात्री जी महाराज के आह्वान पे हुआ था, और उस समय पे संसद का घेराव हुआ था। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, बनी ही थी बिल्कुल, और उसमें संतों पे गोलियां चलाई गई थी। 1 लाख संत इकट्ठे हुए थे, उसमें 400 साधु मरे थे। इसलिए एक तो कांग्रेस के लोग इसको बोलने की औकात नहीं रखते, उन्हें 400 साधु मरवाए थे उस समय पर, क्योंकि साधु थे, अलवेले थे वो, तो घेर गए संसद को, और वो थोड़ा हद से आगे आ गए गेट के पास। तो उनको सम्मानपूर्वक पानी की बौछार उस समय संभव नहीं थी, लेकिन अश्रुग्रह संभव थी, वो नहीं की गई, सीधे मार दिया था, सीने पर गोलियां लगी थी उनकी। तो और फिर उस समय पर करपात्री जी अनशन पर भी बैठ गए थे, करपात्री जी महाराज। तो उनको निरंजन देव तीर्थ जी ने, अन्य शंकराचार्यों ने उठाया था कि आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप आह्वान करिए कि लोग गौ पालन करें। फिर 2016 में भी ये बात उठी, जब सारे संत इकट्ठे हुए तो पानी बरस गया वहाँ पे जहाँ कार्यक्रम था, और अमित शाह की फ्लाइट स्टकअप हो गई कहीं। तो उनने मेरे को कहा दीदी तुम पहुँच जाओ, लेकिन तब तक इतना पानी भर गया मैदान में कि वो सब लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में मुख्य लोग इकट्ठे हो गए, बाकी भीड़ चली गई। तो वहाँ पर भी मैंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न होगा, ये मुझे बताया गया कि होगा। मैंने कहा देखो मैं कह दूंगी तो करना है फिर, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ था। तो प्रयत्न चले हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, कुछ चीज़ें समाज को ही करने देनी चाहिए। अगर हर चीज़ में सरकार अगुवाई करेगी तो यही होगा। गाय का जो मामला है ना बहुत बड़ा है, ये अनाथ बच्चे और बेसहारा महिलाओं का मामला नहीं है जिनकी संख्या हजारों में है।
ये गाय का मामला है जिसकी संख्या करोड़ों में है, तो सारे एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे हैं। सफलता इसी में है कि किसान गौ पालन करे और किसान को गौ पालन में क्या अड़चन आ रही है उस अड़चन को सरकार दूर कर दे। सरकारें इसकी बातें करती हैं और बजट है उसका, तो फिर क्यों नहीं होता? इसको थोड़ा सा और बता दें। ये तो सरकार बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हाँ, उस दिन जो इन्होंने कहा था वो मैं बता रही हूँ। मैं उस दिन हमने एक चार्टर बना रहे हैं और जो बुद्धिमान जन हैं, किसान हैं और खास करके किसान, और वो हम मोहन को देंगे। शिवराज जी भी बहुत आतुर थे कि उनको गौ संवर्धन पे एक अच्छी सलाह मिल जाए और मोहन भी बहुत आतुर हैं। तो मैंने अशोक जी को कहा है कि अशोक जी एक दिन एक बैठक बुला लो और जितने भी लोग गौशाला पे काम किए हैं, सॉरी गौ पालन पे काम किए हैं, उनकी एक छोटी सी 10-15 लोगों की एक टीम बन जाएगी। और अभी वो चार्टर तैयार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे किसानों का सहयोग, हमको इस भूमिका पर लाना पड़ेगा सरकारों को कि वो समाज का सहयोग करें। अभी सरकार इस भूमिका में है कि वो जन्म से लेकर मरण तक पूरी जिम्मेवारी समाज की ले ले। जैसे ही वो ये जिम्मेवारी लेंगे यही होगा जो आप कह रहे हैं, फेल्यूर हो जाएगा, टोटल फेल्यूर। बात होती है संकल्प पत्र पे है, उसके बावजूद भी नहीं किया। हाँ, तो हम जब तक तुम कहोगे नहीं कि दीदी यहाँ से उठो, हम नहीं उठेंगे, तुम चिंता मत करो। दीदी, मुख्यमंत्री रह मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण को गलती से गोपाल कहा जाता है, गोपाल से उनका कोई वास्ता नहीं है, गोपाल गाय चराने वाले को कहा जाता है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? मेरा दूसरा सवाल है। अच्छा, तुम इनका उत्तर इसके बाद यही पूछेगी फिर तुम लोग नहीं पूछोगे? हाँ, तुम्हारा होगा फिर उसके बाद। क्या कहा? गोपाल। ओके। गोपाल सहस्रनाम हजारों साल पहले लिखा गया, उसका नाम गोपाल सहस्रनाम है। और मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ये भजन बहुत पुराना है सूरदास का। तो इसलिए कृष्ण का जो नाम गोपाल है वो सबकी जबान पर है। मैं फिर सभी नेताओं को हमेशा कहती हूँ कि तुम ना धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ मत बना करो, कोई नहीं बने, मैं भी ना बनूं। आपको पता है मैं कोई कमेंट नहीं करती। उसे प्रेमानंद जी महाराज, फिर वो कौन से शास्त्री कथावाचक जी बहुत अच्छे, नहीं देवेंद्र नहीं, देवकी नंदन नहीं, वो दूसरे, अरे वो अनिरुद्धाचार्य नाम है उनका। हाँ, वही वाले। हाँ, वो बोलते बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उनने जो बोला मैंने कमेंट नहीं किया। जब मेरे जो भी प्रोग्राम हुए मैंने कहा संतों की बातें हैं, संत बताएंगे, लेकिन नेताओं को मैंने कहा परहेज करना है, ना उनकी व्याख्या करनी है। आस्था का सवाल है। गोपाल नाम बहुत पुराना है। हमारा मोहन बहुत, असल में वो भी तो गोपाल ही है ना एक प्रकार का। तो इसलिए वो सहज भाव से बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत सहज व्यक्ति है। अन्यथा ये तो धर्म के मर्मज्ञ लोगों का काम है तो भगवान को कौन किस नाम से पुकारता है। और गोपाल नाम तो हजारों साल पुराना है, हजारों साल। माखन चोर के लिए भी यही कहा था, बोला था माखन चोर को ही मना, माखन चोर से भी आपत्ति दी थी उन्होंने कि माखन चोर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बोला जाता है उनके बारे में। उनके पुरुषार्थ से जोड़ा था दीदी, उसका तो श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। तो जब श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है तो अब हम श्रीमद् भागवत से बड़े ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए तो नेताओं को, मैं खाली मोहन को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को भी कह रही हूँ कि अपन लोगों को, अपन शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, अपन को अपने मनोभाव सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना। संतों पर छोड़ दो कि वो गोपाल हैं कि वो माखन चोर हैं, ये लोगों के व्यक्तिगत आनंद का और लोगों की भक्ति का विषय है। और मुझे लगता है थोड़ा भोला भंडारी है हमारा जो ये वाला मुख्यमंत्री है मोहन यादव, तो खुशी में एकदम झूम उठता है बोलते समय। जो विधानसभा में बोल रहे थे तो मैं उनका लाइव देख रही थी पहला भाषण, तभी मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल झूमने वाला नेता है प्रसन्नता से, और इसलिए ऐसा निकल गया है उनके मुंह से। और जब उनको बताया जाएगा तो उनको लगेगा अरे नहीं बोलना था, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए अब सब लोग बहुत चतुर और शातिर नहीं होते हैं ना भैया। राजनीति में जितनी शातिरदारी चाहिए पड़ती है वो सब में नहीं होती ना, उसका अभाव होता है, निकल जाता है। तो निकल गया तो निकल गया। उनका नाम पता है क्या है? क्या चोरम अग्रगण्यम, हे कृष्ण हे चोरों के अग्रणी हम आपको प्रणाम करते हैं। ये भागवत पुराण में है, यही है ना कुछ, चोर अग्रण्यम, ऐसा एक श्लोक है कि हे चोरों में अग्रणी, हे चोरों के राजा हम आपको प्रणाम करते हैं। नहीं अभी नहीं होगा, अभी उसका होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, उसी से जुड़ा होगा। लेकिन बाद में पूछा, याद रखो, मेमोरी ठीक रखो। जी, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिटिया ने पूछा है उसने, और तुम ऐसा कर रहे हो। सुनते आ रहे हैं दीदी, कुपोषण को लेकर सरकार भी काम करती है, जब कुछ होता है तो फिर विपक्ष भी उठ जाता है। अभी सतना में हाल ही में एक बच्चे की भी मौत हुई कुपोषण से। इतना काम कर रहे हैं उसके बाद भी लगातार मौतें हो ही रही है, कैसे देख रहे हैं? इसका कारण है कि
कुपोषण को पूरा करने के लिए जो माता पिता हैं उनको अधिकार संपन्न करना है कि बच्चे को ठीक से भोजन कराने की उनकी व्यवस्था हो। अब यहाँ पूरे भोपाल में जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप मेरे साथ चलो जरा देखो क्या नियमों का पालन हो रहा है। मजदूरों के बच्चे पड़े होते हैं, कुत्ते खींच के ले जाके खा लेते हैं उनको, जबकि उनको पालना बनाना पड़ता है। अगर महिला मजदूरी कर रही है तो आपको पता है पालना बनाना पड़ता है। पालना समझ नहीं आप, किसी की ड्यूटी रहती है पालने की कि वो बच्चों की देखभाल करेगा। वो बच्चे को कुत्ता उठा के ले गए थे, खा गए थे उसको माँ बाप, क्योंकि माँ भी मजदूरी कर रही थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को। कुपोषण से बच्चे इसीलिए मर गए होंगे। माँओं को भोजन मिल रहा है, माँओं को इंसेंटिव मिल रहे हैं, आंगनबाड़ियों को इंसेंटिव मिल रहे हैं, पंजीरियाँ बन रही हैं। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आया था कि सासें क्या करेंगी फिर घर में, क्योंकि पहले तो सासें ही घी और वो गुड़ बचाना शुरू कर देती थी कि बहू के बच्चा होने वाला है तो ये गुड़ खाएगी और जितना पुराना गुड़ होगा उतना, तुम सब पुराने गुड़ खाए हो। माएँ बचाती थी, जो पति की माएँ होती थी वो, और वो लड़की की माँ तो आती ही नहीं थी, लड़के की ही माँ बहुत ध्यान रखती थी कि ये खिलाना है। अब सरकार ने अपने हाथ में काम ले लिया है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि हर गर्भवती महिला को वो पोषक तत्व मिले हैं कि नहीं। बच्चा कुपोषित जन्म लेता है ना, और अगर माँ भी कुपोषित है, वो ठीक से दूध नहीं पिला पाई, तब ये स्थिति खड़ी होती रहेगी, आगे भी खड़ी होती रहेगी। जैसा मैंने कहा, जब तक वैसा नहीं करोगे कि आप ना माताओं को ही सक्षम बनाओ कि वो ठीक से भोजन करें गर्भावस्था में, और जैसे ही बालक जन्म ले तो उसको दूध पिलाने की सामर्थ्य रखती हैं। यहाँ पर एक ऐसा अधिकारी था कि उसने तो कमाल ही कर दिया था ना कि 80% महिलाएं दूध ही नहीं पिलाती। तुमको भैया हम लोग जिंदा कैसे रहे। ऐसे माँ तो बेचारी जान दे देगी बच्चे के लिए, लेकिन हाँ, माता कुपोषित रहेगी तो बच्चा कुपोषित रहेगा। और माताओं के लिए जो आहार की व्यवस्था है वो सही है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बना दिया है। सिस्टम में इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानती, ना मुख्यमंत्री को, ना मंत्री को, ना कलेक्टर को। सिस्टम बना हुआ है, आंगनबाड़ी में एक महिला बैठी हुई है इसी बात के लिए। लेकिन आप देखो तो इंजीनियरों के घर में, पटवारियों के घरों में, और वो लिस्ट बनाने वाले जो लोग होते हैं ना गृह की, वो घरों की और कुओं की, उनके करोड़ों के घर बन गए। तो कहाँ से बन गए हैं? यही तो वो लोग हैं जो सर्टिफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हो गया, उसमें से आधा ले लिया, और लोग इसी में खुश रहते हैं। जैसे 1 लाख मिल रहे हैं कुएँ के लिए, तो कहीं 50 तुम्हारे, 50 हमारे, तो वे तो 50 ही में खुश हैं। मकान के लिए मिलना है 2 लाख, कहीं 1 तुम आओ 1 हम आओ, तो कहीं ठीक है, हम तो एक ही बहुत है हमारे लाने। सॉरी, बुंदेलखंडी बोलने लगी मैं, तभी तो झांसी का कह रही हूँ मैं। तो इसीलिए वो जो लोग हैं वो इसी में खुश हो जाते हैं कि चलो। अरे मुद्रा योजना का मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक लड़का काम करता था, मैं उस लड़के का नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर बाद में वो चीज़ मैंने दुरुस्त करवाई पूरे मध्य प्रदेश में। वो मुद्रा योजना जो आई ना, तो कई लोगों ने मुद्रा योजना से पैसे ले लिए और इकट्ठे एक आदमी को दे दिए, उसने कुछ किया ही नहीं और वापस नहीं कर पाए। अब उनके पीछे FIR सब हुआ जा रहा है। तब पूरी बात खुली, फिर मैंने जांच बिठवाई। ये जो हो रहा है ना, इसके लिए समाज को सामर्थ्यवान बनाइए, रोड अच्छे बनाइए, बिजली दीजिए, पीने का पानी दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन दीजिए, और स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी दीजिए, सरकारी अस्पतालों में दवाई अच्छी भी दीजिए। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए समाज के ऊपर, समाज को सामर्थ्यवान बना दीजिए। आप वो कर लेंगे। उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे तो यही हाल होना है। डायपर से लेके और दूल्हे की टर्बन तक का ध्यान रखोगे तो यही होना है। हाँ चलो बताओ। मोहन जी की तरह आप भी बहुत सहज सरल रही, तो राजनीति में ठीक है प्रोग्रेस के लिए आप पूछ रहे हैं बेचारे को। हाँ, राजनीति में प्रोग्रेस के लिए शांति जरूरी है। नहीं, मैं तो अपनी सहजता और सरलता के साथ भी बहुत सशक्त हूँ। मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं सहज और सरल हूँ। मैं तो महाजिद्दी हूँ, महाअड़ियल हूँ। हाँ, बातचीत करने में सहज और सरल हूँ। शातिर होना नहीं पड़ता है पद और पोजीशन के लिए। आप लोगों की दया है लोगों की कि मुझे पद और पोजीशन मिलते रहते हैं, और मैं ही कह देती हूँ कि अब नहीं लड़ना तो अब नहीं बनना, ऐसा होता रहता है। अब मैं छोड़ती हूँ। मुझे ना कोई पदों की कमी रही। मेरी पार्टी ही ऐसी है कि मेरी सहजता और सरलता को मेरा गुण मानती, अब गुण नहीं मानती। लेकिन कुछ लोगों का ये गुण नहीं होता, वो उनको साजिश और कॉन्स्पिरेसी और चालाकी, जिसको क्या कहते हैं, साजिश और चापलूसी, वो इसको मानते हैं कि हम इससे चल जाएंगे, लेकिन वो कुछ दे नहीं पाते। वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं। नॉन प्रोडक्टिव मतलब पद मिल जाएगा बेकार, कुछ दे ही नहीं पाएंगे। पोजीशन मिल जाएगी, कुछ दे ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि वो उसी के सामने हैं करते रहेंगे जिसने उनको बनाया होगा। लेकिन जो जनता के आशीर्वाद से और अपनी सरलता से खड़ा हुआ होगा, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती। मुझे तो जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ काम कर दिया, मुझे उसके लिए कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, वो सहजता और सरलता का रिफ्लेक्शन में मोहन में भी देखती हूँ जो मुझ में था। हाँ नहीं नहीं, अब इसका होगा, ऐसे नहीं करते। भैया दूज आ रही है, कन्या रत्न है वो। हाँ जैसे भोपाल में सब गाय पालते हैं और लेते भी हैं सब्सिडी वगैरह। अब जब तक गाय दूध देती है उसका दूध बेच के कमाते रहते, खाते रहते, खूब बेचते हैं, बच्चे को भी पीने देते। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती तो उसका गोमाता की तरह करने लगते हैं, कसाई खाने दे देते। तो इस पर भी आपत्ति होना चाहिए ना, रोक लगना चाहिए। जो रोशनी से प्रॉब्लम होती, देखो आंसू आने लगे, आँख पर रोशनी डाल दी ना मेरे। मैं पहले भी याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया, तो थोड़ा नीचे कर लो ना। हाँ ये जो भोपाल में भी कई लोग गाय पाले, समझ गए, वो तो हम समझ गए, तुम अंत बता दो का। अंत ये है कि अब जब तुमने अच्छे समय में गाय को रखा, दूध बेचा, खाया, अब जब वो देव स्थिति में नहीं है तो उसको उस समय भी आप बेचो मत ना, कटाई खाने भेज रहे, गौमाता की तरह। ये समाज की जागरूकता का विषय है ना, इसमें सरकार इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। सरकार तो किसान को गौ पालन के लिए प्रोत्साहित करे, और प्रोत्साहन के लिए जो मेजर्स हैं वो सरकार उठावे, वो ये करेगी। शहरों में रहने वाले लोगों को अगर गाय पालनी है तो उनको शहर के बाहर ज़मीनें दी जा सकती हैं, फिर लेकिन कुत्ता पालना और गाय पालना एक साथ करना पड़ेगा। कुत्ते शहर में अलाउ हैं और गाय बाहर कर दी जाए, ये नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ नगर निगम के कमिश्नर को कहा भी था कि तुम कुत्तों को तो खुला घूमने देते हो और गाय किसी ने एक भी रखी तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गाय रखने वाले की फिर ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कुत्ता रखने वाले की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए और गाय की भी, कि वो दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, समस्या ना हो। बिहार चुनाव में जाएंगे आप? अब वो कहेंगे तो चले जाऊंगी, लेकिन क्या हो गया है कि अब जो इलेक्शन का प्रकार हो गया है, उस इलेक्शन के प्रकार में जहाँ मैं फिट होती हूँ वहाँ पार्टी कहती है तो मैं चली जाती हूँ, और कई बार वो नहीं कहते हैं तो नहीं जाती हुई। इसके कारण आँख में आंसू आने लगे हैं, लाइट के कारण। दीदी एक अंतिम सवाल बिहार इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा, वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊँगी, वो अंडमान निकोबार कहेंगे तो वहाँ चली जाऊँगी, ठीक है। हाँ हो गया। बिहार चुनाव से कोई डिमांड आई क्या दीदी? है बिहार चुनाव से डिमांड मैंने आपको लगा रही है पार्टी के, आप वहाँ जाइए। अब डिमांड वगैरह का कोई मतलब नहीं होता। पार्टी एक स्ट्रेटजी बनाती है, उसमें स्ट्रेटजिकल भेजती है। आप स्ट्रेटजी में फिट हैं तो ठीक, और नहीं फिट है तो ठीक। चुनाव तो जीतना ही है, चुनाव जीतना ही है। लोग मोदी के साथ हैं, और इसका कारण है ये सब नेता मजाक बन गए हैं लोगों की नज़र में। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा प्रश्न उठा, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। मैं नीतीश कुमार के बारे में मैंने तय नहीं, मुझे नीतीश कुमार को मैं बहुत करीब से जानती हूँ, लेकिन मुझे नीतीश पर कुछ नहीं कहना। मैं मेरी बोलती बंद हो जाती है उनका नाम आते ही, इसलिए मुझे उन पर कुछ नहीं कहना, तो कहने ही नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है।